अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और जागो लाहौर की तरफ से सुबह खैर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूं मुनीब आसिफ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। आज चूँकि वीकेंड है, मेरा भी और बहुत से लोगों का भी, तो उम्मीद है कि आज का हमारा दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे और ख़ास तौर पर आज के दिन हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो प्रोग्राम हो ना वो थोड़ा सा लाइटर नोट पर हो ताकि हमारा वीकेंड अच्छा गुजर सके। तो आपसे जो आज मैं बात शेयर करने जा रही हूँ ना वो है वक्त के हवाले से कि आप अपने फ़ारिग वक्त को कारआमद कैसे बना सकते हैं। वक्त पैसे की तरह है, अगर आप इसे ज़ाया करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर ये आपके पास नहीं होगा। अगर आप पैसे की तरह वक्त का हिसाब रखेंगे तो आपके पास ऐसे कामों के लिए ज़रूर वक्त बचेगा जो कि आपको पसंद है। अब सवाल है कि जनाब बोरियत से हटकर अपना जो फ़ारिग वक्त है हमें वो कैसे गुजारना चाहिए। इसका ख़ुलासा ये है कि वक्त का सही इस्तेमाल करने से आपको अपनी पसंद के काम करने का ज़्यादा मौका मिलेगा, ना कि कम। क्योंकि वक्त का सही इस्तेमाल करना एक महारत है जो आगे चलकर आपके बड़े काम आ सकती है। इस महारत की वजह से, इस खुसूसियत की वजह से मैं तो कहूँगी कि एक शख्स की मुलाजमत बची रह सकती है। वो कैसे कि ये वो महारत ना होने की वजह से उसे मुलाजमत से निकाला भी जा सकता है। ज़रा सोचें कि अगर आप किसी कंपनी के मालिक हों तो क्या आप किसी ऐसे शख्स को मुलाजमत पर रखेंगे जो आए दिन देर से काम पर आता हो। कहते हैं कि आप जिस तरह से अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं, उसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसे ज़ाहिर होता है कि आप कैसे शख्स हैं, आपकी शख्सियत कैसी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त का सही इस्तेमाल करना आसान नहीं होता है। हम में से अक्सर लोग ज़िंदगी में इस सूरत हाल से ज़रूर दो चार हुए होंगे जब हम अपने ज़्यादातर कामों को टालने लग जाते हैं और उस वक्त तक उसमें हाथ डालते नहीं हैं जब वो काम सर पर ना पहुँचे। टाल मटोल की जो आदत है ना, इसको अभी से ही अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, वरना ये आदत हमारी कामयाबी और हमारे दरमियान बड़ी रुकावट बनकर खड़ी हो सकती है। आज की हमारी अच्छी बात, यहाँ पर कह लें कि हम जो आपके साथ एक उम्दा बात करते हैं, शेयर करते हैं कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी और हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। तो अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो आजकल के हालात में जब स्ट्रीट क्राइम्स रोज़ ब रोज़ बढ़ते जा रहे हैं तो ख़ातीन का ख़ुद को महफूज रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। हम आए दिन ख़बरों में सुनते हैं कि जनाब किसी खातून से सड़क पर जाते हुए या कहीं बाहर जाते हुए मोबाइल छीना गया, किसी को रास्ते में हरासा किया गया या कोई परेशान कुन वाक़या पेश आया है। ऐसे में ज़रूरी है कि ख़ातीन बजाय डर और खौफ के ख़ुद को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करें। सेल्फ़ डिफेंस सिर्फ मार्शल आर्ट्स या कोई सख्त ट्रेनिंग का नाम नहीं है, बल्कि ये हर औरत की वो बुनियादी सलाहियत होनी चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई अनहोनी सूरत हाल आ जाए तो वो घबराने की बजाय समझदारी से रद्द अमल दे सके, अपने असाब पर काबू रख कर सही वक्त पर सही फ़ैसला कर सके। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि ख़ातीन के लिए सेल्फ़ डिफ़ेंस क्यों ज़रूरी है और सेल्फ़ डिफ़ेंस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। क्या आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है या फिर आप सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखें, अपने कह लें कि हवासों पर काबू रखें तो आप अपना सेल्फ़ डिफेंस तब भी कर सकती हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए एक तो अना ताहिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जो कि ट्रेनर है, फिटनेस ट्रेनर है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से। आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और साथ ही साथ डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट भी हैं, दूसरा ब्लैक बेल्ट 4 डैन भी है और फोर्सेस जो कि आर्मी है, पुलिस के कमांडोज़ को भी वो जो है ना ये सिखा चुके हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स दे चुके हैं। तो सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते हैं, वो ख़वातीन को या बाकी लोगों को सिखाते भी है कि आपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है और अपना जो है ना वो मुहासबा कैसे करना है। तो डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मुझे आज पता लगा मुझे इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में करती हैं। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब ये कितना ज़रूरी है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर सेल्फ़ डिफेंस सीखना? अच्छा, ये काफ़ी सारी बातें तो आपने बता दी। हाँ जी। अब इसमें दो पार्ट मेन आपने बताया कि मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस, क्या ये एक हैं, ये अलग-अलग अच्छा। है। आपने ठीक कहा कि ख़वातीन को जब सड़क पर कभी कोई
अनसर्टेन सूरत हाल, ऐसी अनहोनी सिचुएशन में जाना पड़े तो उन्हें कोई चिमट चिमट के उठा के नीचे नहीं फेंकना, उसका गिरेबान नहीं बिल्कुल, पकड़ना, बिल्कुल। उन्हें ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़नी। तो इसके लिए देखिए सख्त किस्म की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत नहीं है। अगरचे मार्शल आर्ट की अपनी अहमियत है, इससे आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, जिस्म बेहतर होता है, करेज पैदा होती है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का हौसला पैदा होता है। लेकिन अगर सिर्फ ख्वातीन के सेल्फ डिफेंस की बात की जाए तो सिर्फ आप हाजिर दिमाग रहते हुए मौके की मुनासबत से फैसला कर सकें तो आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं। अपनी माओं, बहनों, बेटियों को घरों में भी और जो हमें स्क्रीन पर देख रही हैं उन्हें भी कि आपको इस काबिल होना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटना है, कैसे निकलना है। आपने सिर्फ डरना नहीं है, खौफ की लामत नहीं बनना है, बल्कि आगे बढ़कर अपना कह लें कि अपने आप को महफूज करना है ऐसी किसी भी अनहोनी से। तो अना, आप क्योंकि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, आपके पास भी ख़वातीन आती होंगी, लड़कियाँ आती होंगी, और वो सिर्फ शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती होंगी कि हम अपने आप को किस तरह फिट रखें, कि हमने अपना सेल्फ डिफेंस किस तरह करना है। बहुत सी ख़वातीन आती होंगी। जी बिल्कुल, बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, बल्कि अब बहुत सारे लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस भी आ रही है कि अगर हम नहीं इस चीज़ को कर सके तो हम अपने बच्चों को जो है इस चीज़ के लिए तैयार करें कि आपने किस तरह से फेस करना है और किस तरह से अपना सेल्फ डिफेंस करना है, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़का है। ज़रूरी नहीं है कि खाली लड़कियों को ही सेल्फ डिफेंस करना है, लड़कों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि हमारे जो है बच्चे स्कूल्स गोइंग बच्चे हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग्स बच्चे हैं, हरासमेंट जो हो रही है वो दोनों के साथ हो रही है, गर्ल्स के साथ भी हो रही है, बॉयज़ के साथ भी हो रही है। तो इस वजह से जो है सेल्फ डिफेंस के लिए जो है क्लासेस लेनी मेरे ख्याल से तो ज़रूरी है, यहाँ तक कि स्कूल कॉलेज में भी इसको लाजमी कर देना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप ख़ुद से भी इस चीज़ को देखें तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई मौज़र या कोई गन हो, हमारे पास कुदरती वेपन्स हैं जिसमें जैसे कि हमारी एल्बो है, हमारे जो है हमारा पंच है, हमारी रिस्ट है, ये चीज़ें जो हैं हमारी फिंगर्स हैं। अच्छा। अगर हम इसका यूज़ सीख लें तो हमारे पास नेचुरली तौर पे भी वेपन्स हैं। हमारी एल्बो एक बहुत फेयर वेपन का काम करती है। अगर आप किसी को हिट करते हो, अगर आपको किसी ने ग्रिप किया है, ये भी फिर आपसे देखते भी डेमो भी कराते हैं कि हम किस तरह अपनी एल्बो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब आपकी तरफ चले, आपने भी कोई डेमो हमें करके दिखाना है। हाँ जी, मैं एक डेमो करना चाहता हूँ। ऐसा डेमो अभी जो मैडम बता रही है ये तो बड़ी मजे की बातें हैं, और इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी कि एल्बो के एंगल्स कौन से होंगे, फिस्ट की पोजीशन क्या होगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो घरों में बैठी हैं वो भी कर लें। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपसे एक ऐसी चीज़ मांगने लगा हूँ, उसके लिए आपको दिल मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है? अपना बैग ज़रा मुझे दीजिएगा। ठीक है, आपको मेरा बैग चाहिए? हाँ। अच्छा चले, ये आज मैं ले ही आई थी अपना बैग, साथ ही कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे। ख्वातीन का बैग, पूरा बैग चाहिए आपको? ख्वातीन का बैग लेना, उसके अंदर झांकना बहुत ही वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, और मैं ऑन कैमरा करने लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इजाजत है आपकी? जी जी मेरी इजाजत है, पूरी इजाजत है आपको। ये तो पूरी की पूरी उम्र यार की जंजील होती है, इसके अंदर इतना कुछ होता है कि बंदा समझ नहीं आता कि ये इसमें इस्तेमाल कैसे गया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे नजर आ रही हैं, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, ये आप देखें कि उसमें आप स्प्रे है, इसके अंदर साथ अल्कोहल शामिल होती है। ऐसी किसी भी सिचुएशन में आप जस्ट उसे स्प्रे उसकी आंखों में कर देती हैं, आपको पेपर स्प्रे की जरूरत नहीं है, आपके पास पूरा एक वेपन मौजूद है। ऐसी सिचुएशन आती है और इसकी कोई 3, 4, 5 फुट रेंज होती है, वो आपके पास भी ना आए, आप दूर से स्प्रे कर सकते हैं। उसकी आंखों में कर दें। यस, अब देखिए ये शदीद जलन होगी, वो आंखों पे हाथ रखने पे मजबूर हो जाएगा। ये एक वैप, इस पाबंदी लगनी चाहिए वैसे पर्स में रखने के ऊपर। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये देखें आप लोगों ने पिने रखी हुई है, कितनी मजे। ये सर पे लगाने वाली पिने होती है। पक्की बात है। हाँ जी। लेकिन इतनी नुकीली क्यों है? आप ये देखेंगे जो पिन है इतनी नुकीली है, इसे मैंने सीधा किया। इसे क्या कहते हैं? ये ब्रश होता है, पूरा पार्लर है आपके पास, ये मेकअप वाला ब्रश होता है। चलिए, ये पूरा पार्लर है आपके पास असल में। इसे आपने देखें कि अगर आपने बना लिया, इसके गिर्द घुमाया आपने, घुमाने के बाद ये लॉक लग गया। अब ये इतना नुकीला है कि ये पूरा एक चाकू है। ये देखिए गर्दन पे, नाक पे, आंख पे, दिल, ये बिल्कुल चाकू से भी ज्यादा अंदर स्किन में घुस जाएगा कि इतना बारीक है। ये उठाया और उसके अंदर आपने इसे घुसेड़ दिया। ये पिन नहीं है, आप असला साथ लेके फिर रही है बाय द वे। कि मतलब आपको कोई चाकू रखने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई रखने की जरूरत नहीं है कि मुझे आपके नेल कटर नजर नहीं आ रहा, वरना नेल कटर के अंदर भी चाकू होता है। अच्छा, वो मैं निकाल के भी आई थी, वो पूरी किट है मेरे पास, वो मैंने रखी भी अंदर ही होती है आप लोगों। अब आप देख लें कि ये भी मुकम्मल चाकू है। अच्छा, आपने इस वक्त वो बैंगल्स नहीं पहनी हुई, अगर वो कांच की बैंगल्स हैं तो वो भी चाकू है। ठीक है।
जांच है ना उसकी, हाँ। किसी भी नाजुक हिस्से पर हिट कर ठीक सकते है। हैं। इस तरह की तो कितनी सारी चीजें आपके पास, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी हद होगी वैसे इतना कुछ। अच्छा खैर, देखिए ये जो खवातीन का बैग होता है ना, वो समझ ले अलादीन का चिराग है, उसमें से सब कुछ मिलेगा। वो उम्र यार की जंबीर होती है। मैडम बता रही थी कि आप पंच, ये एल्बो बड़े जी, अच्छे आपके, इस जी। ट्रू के वो बड़े अच्छे हथियार हैं और हम ही सिखाते हैं इस्तेमाल करना, लेकिन सबके पंच इतने मजबूत नहीं होते। रेंज क्या है, बात करो पंच मारते हैं और खुद ही पंच वो मुड़ जाता है, अपने ही पंच जो है ना और वो जो अनट्रेंड आदमी पंच मारते हैं, मैंने देखा वो अंगूठा अंदर रखा होता है, यूं पंच मारते हो अपना अंगूठा खुद ही डैमेज कर लेते हैं। खैर अच्छा, ये जो है ये पूरा पंच के तौर पे किसी देखिए हिट किया जा सकता है मुकम्मल, आपको जो चीज़ भी गर्दन पे मारी है, कान पे मारी है, ठोड़ी पे मारी ठीक है, है। इसे हिट किया जा सकता है और ये पंच से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। आपके हाथ में एक पेंसिल पड़ी हुई है, जी। समझें कि ये भी एक पेंसिल ही है, चलिए ठीक है। इसे अपनी उंगलियों के दरमियान रखें ऐसे ज़रा, और अब यहाँ से पकड़ के इसे ऐसे करके ज़रा दबा के देखिए कितना मजा बहुत आता है दर्द आपको। होता है। दर्द होता है। बहुत दर्द होता है। चले जी। अच्छा जैसे कि ज़्यादातर ऐसे होता है कि हमने यूँ फ़ोन पकड़ा होता है, हाँ, और वो फ़ोन easy ही से खींचते छीन ले। हैं। तो बेहतर तो ये कि फ़ोन रास्ते में यूज़ ही ना किया जाए, सबसे अच्छा ये। हाँ, ये अगर अच्छी बात है। इमरजेंसी आपको कॉल सुननी ही पड़ रही है, अपनी इस फिंगर का यूज़ करें, अपनी फिंगर से इस तरह से इसको पकड़ेंगे तो ये आपका लॉक है, ठीक है। ठीक है। अगर कोई यहाँ से आपको खींचता है तो आपके पास ये लॉक है, और वही बात के जैसे सर कह रहे हैं कि प्रेजेंट Presence माइंड of में रहना mind, चाहिए। हाँ। उसमें ये होगा कि अगर आप यूँ पकड़ते हैं तो आपके पास इतना टाइम होगा कि आप उसको ग्रिप कर ठीक है, सके, ठीक है। इन केस जैसे बहुत सारे मैंने शोज़ देखे हैं जहाँ पे ATM में जा गए होते हैं, यूँ कर रहे हैं और पीछे से आ हाँ। जाते हैं, ठीक है। उसमें हम उस टाइम पे क्या करें, ठीक है। ठीक है। वही बात कि माइंड को जो है ज़रा प्रेजेंट रखें, बिल्कुल भी ना डरें। अपनी एल्बो ही अगर आप उसके यहाँ पे उसकी पसलियों में मार लें, ठीक है। अगर नहीं तो आप उसके फेस पे, चिन पे भी कर सकते ओके। हैं, ठीक है। आपकी ये हथेली ये इतनी हार्ड होती है कि अगर आप उसकी नोज़ पे उसको हिट करते हो या ठीक है। उसके यहाँ भी हिट करते हो ओके। तो आप वो भी आप सेफ रह सकते हो, ठीक है। आपके पास इतना टाइम होता है कि आप मूव कर जाओ या अपने लिए कोई अच्छा स्पेस बना के निकल जाए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ से पकड़ लेता है आपको, पकड़ लिया आपको, ये जगह, ये जो हमारी है यहाँ पे दोनों हाथों से उसको पकड़ के ज़ोर से अगर आप उसको यहाँ पे ज़ोर से ही करते हैं, ये भी जगह जो है उसको पेनफुल होगी, ठीक है। वो अपनी ग्रिप को जो है लूज़ करेगा, ठीक है। ठीक है। ये एरिया हम सबका ही जो है बहुत नाजुक होता है, ठीक है। जो मार्शल आर्ट्स करते हैं उनका तो कर करके हार्ड हो जाता है, उनको जितना मर्जी आप कर ले उनको कुछ नहीं होगा, सर ऐसे ही है। तो जो है ये जगह, जैसे सर ने आपको वो बताया कि जैसे वो ब्रश था वो बहुत काम आ सकता है, और जो है पेन हो वो भी काम आ सकता है। वही बात कि हम लोग जो है जो मार्शल आर्ट्स में होते हैं वो उनको थोड़ी टेक्निक्स इस चीज़ की पता होती है, जिनको नहीं होता वो समझ नहीं आती वो क्या करें। ये फिंगर्स जो हैं ये भी, ठीक है। यहाँ तक कि अगर सर हिट करेंगे ना किसी को तो यहाँ से उसकी पसलियाँ भी टूट सकती हैं और बेली भी जो है इंजरी उसको हो सकती है, ठीक है। इस तरह से, और हमारा नी, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, छुड़वा भी नहीं सक रहे हो, ये भी नहीं कर सक रहे, एटलीस्ट उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसके प्राइवेट पार्ट पे हिट करें, ठीक है। जोर से आप हिट कर सकते हैं, ठीक है, हिट कर सकते हैं। या थोड़ा सा टर्न लेके उसके बैली में आप एल्बो को हिट कर सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स के लिए आप अगर कहते हैं कि हाजिर दिमाग, हम लोगों को नहीं पता चलता कि हम लोगों के कब हाथ चल रहे हैं, कब पाँव चल रहे हैं। ये जो मार्शल आर्ट्स में होते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता कि करना क्या है। एग्जैक्टली, तो इस चीज़ के लिए तौर पर जो है ना डिसीजंस लेते हैं। अगर कोई कहता है जी हम लोग जा नहीं सकते ट्रेनिंग के लिए, तो आप एक सैंड बैग ले लें, ठीक है, वो अपने घर में कर ले। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप मतलब पंच की भी एक ट्रेनिंग होती है, जैसे सर ने बताया कि लेडीज पंच कैसे करेंगी, वो तो रिस्ट मूव कर जाएगी। जिनको पंच की आदत नहीं है, जैसे मैं भी पंच करूंगी तो मेरी अपनी मेरा पंच दर्द होना शुरू हो जाएगा। हमारी तो क्या करें, पंच मारना किस तरह, ये भी जरा ये वही बात टेक्निक्स के आपको पंच बनाना आना चाहिए। थंब को बहुत सारे लोग करते हैं यूं रख के मारेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं, इसका यूज, इसको सेफ करना है आपने। ये आपका फिंगर्स यहाँ आई और ये पंच। अच्छा, मतलब हमने थंब अंदर नहीं करना है। हाँ, ओके, ये पंच आपका सेफ है सर, ठीक है, ठीक है, सेफ रहा आपका पंच, ठीक है। और आपके जो फिंगर्स है, जब आप इस तरह से इनको लॉक करोगे तो आपके रिस्ट जो है वो खुद ही से लॉक हो जाएगी, कहीं पे मूव नहीं करेगी, ठीक है। आपका पंच ये होना चाहिए,
ठीक है। ये आप जब आप वो जैसे मैंने भी रिंग्स पहनी हुई है, अगर किसी के मुंह पे लगेगा या किसी ने ग्लासेस पहने हुए हैं जिसके मुंह पे लगेगा तो वो फिर उसको पता Injured तो चलेगा होगा, कि इंजर तो बिल्कुल। लाजमी होगा ही होगा। ठीक है। और घर में सैंडबैग लगा लें। ठीक है। ठीक है, उस पर आप पंच पंच की प्रैक्टिस करें। ओके। सैंडबैग को मूव करें, वो आपकी तरफ आ रहा है, पंच करें, आपका पंच ग्रिप अच्छी होगी। ठीक है। इसी तरह से आप नी किक की जो है ये प्रैक्टिस करें। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अगर आप यही करना सीख जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर आपको कोई अटैक कर रहा है तो आप खुद उसको जो है जब आप अटेम्प्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी भी तो बताएं ना कितनी होनी चाहिए कि इतनी फ्रीक्वेंसी हो कि वो अगला हिट भी हो ना। स्पीड कितनी होनी Speed चाहिए? आपकी जो है आप जो भी किक कर रहे हैं या फिर पंच कर रहे हैं या अपनी एल्बो के साथ अगर उसको मार रहे हैं तो स्पीड देखिए कितनी होनी अब चाहिए? मैं जा रही हूँ मुझे किसी ने पीछे से पकड़ ठीक लिया। है। ठीक है, तो लाइक दिस। ओके। ठीक है, यही जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इंजर करेगा। मुझे यहाँ से किसी ने पकड़ लिया तो ये। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊंगी। ठीक है, उसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज आ रही है। ओके। ठीक है, और देन ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये थाम से यहाँ पे आप उसको प्रेस कर सकते हैं। ओके। ठीक है, किसी ने पकड़ा हुआ आपको, ये पकड़ा हुआ है, एक हाथ आपका फ्री है, अंगूठे को जैसे अभी सर ने बताया कि ऑपोजिट साइड पे आप उसको मरोड़ सकते हैं। ठीक है, आप किसी की फिंगर ही पकड़ के यूं कर लें। ठीक है, ये टेक्निक्स वो ही कर सकते हैं जो एक तो डर अपना ख़त्म करें ना, जब आप उस हालात में आ गए हैं तो उससे फाइट करें, ना कि साइड पे खड़े होकर रोना शुरू कर दें। लड़कियां जो हमें घर में देख रही हैं, वो बच्चियां जो देख रही हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों करनी है अपनी। जब वो बाहर निकल रही हैं उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। सिर्फ ये कुछ हल्की फुल्की सी टेक्निक्स हैं जो आप घर में ही कर लें, सीख लें, ट्रेनिंग ले लें इसकी, तो आप कहीं पर भी जा सकती हैं। फिर आपको किसी भी खौफ या डर की ज़रूरत नहीं है कि आप निकलते हुए, घर से निकलते हुए ये सोचें कि खुदा ना खास्ता पता नहीं कोई ऐसी अनहोनी हो ना जाए। तो इसलिए हमने ये पूरा एक सेगमेंट आप लोगों के लिए तैयार किया था। इस पर बात करने के लिए अना ताहिर ने हमें ज्वाइन किया था। अना, थैंक यू सो मच कि आप आई, आपने हमें डेमो भी करके दिखाया, और डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप भी जो टेक्निक्स हमें बता के जा रहे हैं बहुत अच्छी घर नहीं इस्तेमाल करनी है आपने। नहीं, घर नहीं इस्तेमाल करनी, बाहर इस्तेमाल करनी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गर्म मौसम है और इस गर्म मौसम में स्किन का ख्याल रखना हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। ख़ास करके ख़वातीन की जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसे में हमारी माएँ और घरेलू ख़वातीन सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं और ख़ास तौर पर अपना ज़्यादा वक्त जो है वो किचन में चूल्हे के आगे गुजारती हैं, जिसकी वजह से स्किन पर धुआं, गर्मी, पसीने का जो असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, और उसकी वजह से एक तो उनकी रंगत ख़राब हो जाती है और जो स्किन है वो बेजान होने लगती है। तो इस सारी सूरत हाल में अक्सर ख़वातीन ख़ुद को नज़रअंदाज भी कर देती हैं। हालांकि अपनी स्किन का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने घर का ख्याल रखना है। तो घरेलू और मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद अपनी स्किन की आसान और मुअस्सर तरीके से हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, आज हमने उसी पर बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वजीहा बिलाल ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, स्किन कंसल्टेंट है। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर वजीहा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर वजीहा, क्या क्या आज आप हमारे लिए टिप्स लेकर आई हैं, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन हैं, क्योंकि एक तो गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बाहर तो पड़ ही रही है, घर में भी जो है ना मुश्किल हो गया है रहना, कि इतनी गर्मी है, घर में भी इतनी गर्मी है। दूसरा जब आप किचन में जाते हैं ना, वो फल्ला समझ ही नहीं आती है बंदा क्या करे। तो जो ख़वातीन ख़ासतौर पर जो चूल्हे के आगे जिन्होंने कुकिंग करनी है, वो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो वो अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखें, क्योंकि एक तो वो धुआं भी पड़ रहा है, दूसरा वो चूल्हे की तपिश भी है, फिर बाहर गर्मी की तपिश भी है, तो स्किन तो बड़ी ख़राब हो जाती है।
देखिए हमारा बहुत एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, इसके लिए हमें चाहिए कि अपनी स्किन को हमने प्रोटेक्शन मतलब ऑब्वियसली कवर्ड लेयर चाहिए हुए, उसके लिए SPF बहुत ज़रूरी है। SPF 50+ आपने इस्तेमाल करना है जो आपकी हीट से आपको बचाएगा, आपको चूल्हे की तपश से बचाएगा, विच इज़ वेरी नेसेसरी। और हर जो ख़वातीन जो घर में हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट में अपना SPF को कभी भी मत भूलें, स्किप ना करें, बिल्कुल स्किप ना करें। किस तरह का SPF लगाना चाहिए? देखिए SPF में 2 टाइप्स आ जाती हैं, आप जो UVA रेडिएशंस एंड UVB रेडिएशंस को ब्लॉक करें। इसके अलावा आप ये देखें कि वो जो है साथ साथ SPF 50+ होना चाहिए। ये दोनों क्वालिटीज़ एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड जो आपका सनब्लॉक है उसके अंदर होती है, और वो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ले सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगैन क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि आफ्टर यूजिंग सनब्लॉक मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं वो कंप्लेन करते होते हैं कि वाइट स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको एक ऑयली प्रोन स्किन के लिए या स्वेटिंग को कंट्रोल करने के लिए वाटर बेस्ड सनब्लॉक यूज़ करें। अच्छा, ठीक है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे और बिल्कुल भी स्वेटिंग या वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। अच्छा, ये जो आप ये सामने जो पड़ी हुई हैं हमारे पास, ये क्या चीज़ें हैं? अच्छा, सबसे पहले देखें आजकल बहुत ज़्यादा हमारी एक्टिव एक्नी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, हमारी स्वेटिंग का बहुत मसला हुआ है। सो दिस इज़ अ लेरेंस फेस वॉश, दिस इज़ अ जेल बेस्ड फेस वॉश। अच्छा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपकी सीबम को कंट्रोल करेगा, आपके स्वेट ग्लैंड्स को श्रिंक करेगा, इसके साथ साथ आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा। ऑटोमेटिकली आपके फेस पे जो पसीना आ रहा है आजकल, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्नी प्रोन स्किन के लिए, ऑयली प्रोन स्किन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सनब्लॉक, और इसके बहुत अच्छे सनब्लॉक है या फेस वॉश? ठीक है, ये एक्नी प्रोन के लिए या ऑयली प्रोन स्किन के लिए। तो इसको खोल के भी थोड़ा सा दिखाएं हमें कि ये इसका क्या टेक्सचर क्या है और ख़ासतौर पर कितना यूज़ करना चाहिए हमें। क्या बार बार हमें, क्योंकि इतनी गर्मी है, दिल तो करता है कि बार बार आप ना हर 2 मिनट के बाद अपना मुंह धोएं, तो क्या बार बार फिर यही यूज़ करेंगे हम फेस वॉश? 3 to 4 टाइम्स आप इजीली अपने फेस पे वो कर सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत स्किन फ्रेंडली है, कोई हार्श केमिकल्स इसके अंदर नहीं है, आप इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आपकी एक्टिव एक्नी बहुत हद तक कंट्रोल होगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल उनको एक्टिव एक्नी का बहुत मसला है, उनको स्वेटिंग का बहुत मसला है। तो मेरी अपनी जो है ना वो ऑयली स्किन है, मतलब T जोन मेरा ऑयली रहता है और उसकी वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। हमारे एक्सट्रीम वेदर की वजह से भी ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न चल रहा है। तो आई रिकमेंड कि आप सबको जिनका ये इशू है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगैन आपने कहा कि आजकल जो ख़वातीन हैं, देखिए मोस्टली ख़वातीन को पिगमेंटेशन का बहुत इशू है, डलनेस का बहुत इशू है। फॉर दैट आई रिकमेंड कि आप एक डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, ठीक है, जो आपकी पिगमेंटेशन को लाइटन करें। अगेन देखें, आप घर बैठ के गूगल पे सर्च करके अपनी स्किन को कभी भी ट्रीट नहीं कर सकते, आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा क्लिनिक का नंबर है। ठीक है, रिनोवा स्किन एंड एस्थेटिक पे आप फॉलो कर सकते हैं और आप वहाँ पे अपने स्किन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो हमें उनकी मेन कंप्लेन होती है कि उनकी मिलाजमा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। उस छाई, देखिए उसके लिए हम प्रॉपर स्किन केयर रिजीम देते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एक पिगमेंटेशन क्रीम है, ठीक है, दैट कंटेन्स ग्लूटाथायोन। आपने ना सबसे पहले अपनी जो पिगमेंटेशन का रूट कॉज को एलिमिनेट करना है, और अब छाई एक ऐसी चीज़ है दैट विल कम अगैन एंड अगैन। ठीक है, तो हमने उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हम हमेशा एक स्किन केयर को लेके चलते हैं, जिसमें स्किन केयर में आपने अपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, जिसमें ट्रांएग्जामिक एसिड होना चाहिए, ग्लूटाथायोन होना चाहिए, हाइलुरोनिक एसिड होना चाहिए। दिस क्रीम कंटेन्स ऑल ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स एंड यू कैन यूज इट एट होम। आपने सोने से पहले एक दफ़ा रात सोने से पहले अपने फेस पे अप्लाई करना है एंड देन ये इट्स गुड टू गो। आपकी स्किन की रिजुविनेशन करती है। नाइट टाइम लगानी है आपने अपने मुंह पे, और रोज लगानी है? हाँ जी, बिल्कुल रोज लगानी है। ठीक है, ये रिजुविनेट करेगा, आपकी डबल टोन को टारगेट करेगा, डिस्कलरेशन होगा। बिकॉज बहुत सी ऐसी भी क्रीम्स मिलती है ना जो कि जिनमें मर्करी या स्टीरॉइड्स होते हैं, तो वो आपको
आप जब उनको बंद करते हैं लगाना तो वो आपकी और ज़्यादा छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। This is the difference between that mercury related a steroidal cream and a dermatologically tested ठीक है। cream। और कभी भी आपने एक्सेस में किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छा दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको ख्याल करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी देखभाल करनी पड़ेगी ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे और आप खूबसूरत नज़र आएँ। तो हमारे साथ डॉक्टर वजिया बिलाल मौजूद थी। डॉक्टर वजिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आगे बढ़ते हैं जनाब, अब कुछ टैलेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। और आपको पता है कि हम टैलेंट हंट करते रहते हैं और जो भी अच्छा टैलेंट होता है ना, वैसे तो हमारी सरजमीन ही टैलेंट से भरपूर है, माला माल है। तो ख़ासतौर पर लाहौर का टैलेंट जो है ना वो हम आपके पास लेकर आते हैं, पंजाब का टैलेंट आपके पास लेकर आते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का टैलेंट भी यहाँ पर आया हुआ है। तो हम खोजते रहते हैं कि कौन सा ऐसा टैलेंट रह गया है जो आप तक हमने पहुँचाना है। तो आज भी एक दो ऐसे टैलेंटेड बच्चे, मैं तो कहूँगी कि हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपना टैलेंट हमारे साथ आपके साथ शेयर करेंगे। सिंगिंग की दुनिया में कह लें कि अपना नाम बनाने जा रहे हैं और इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं। रेचल शार्लेट है जो कि सिंगर हैं, साथ ही साथ पढ़ भी रही हैं, यूसीपी से उनका ताल्लुक़ है, अभी भी वहाँ पर पढ़ रही हैं। और हमारे साथ अदील रज़ा ने भी ज्वाइन किया है जो कि सिंगर भी हैं, इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं और साथ ही साथ गिटार भी बजाते हैं। तो वो तो पास आउट हो गए हैं मेरी तरह यूसीपी से भी। तो इस टाइम तीनों जो लोग हैं ना वो यूसीपी से मुंसलिक लोग बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं उनसे, मुलाकात कराते हैं आपकी। वेलकम कहते हैं आप दोनों को। कैसे हैं दोनों? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अदील, आप भी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। तो रेचल बताइए, अभी आप पढ़ रही हैं, करंटली स्टडिंग इन यूसीपी? या फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और बिल्कुल मैं भी यूसीपी से पढ़ी हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू पास आउट वेरी सून। ठीक है, मतलब अभी आप होने वाली हैं पास आउट? या मेरा हम बीएस दोनों हो क्लियर चुके हैं। होने वाला है, जस्ट 6 मंथ्स टू गो। ओके, तो ये इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हैं आप, जी। तो साथ ही साथ सिंगिंग भी कर रही हैं। बिल्कुल ऐसी What a combination. या लिटरेचर इज मोस्टली लाइक राइटिंग थिंग्स एंड इंडल्जिंग इनटू देम, तो बिल्कुल सिंगिंग भी साथ मेरी चली, तो दिस अ नाइस कॉम्बिनेशन आई थिंक सो। चलिए, दैट्स गुड। तो अदील, आप थोड़ा सा बताएं, आप यूसीपी से पास आउट हो गए? बिल्कुल, यूसीपी से पास अभी रिसेंटली हूँ। अच्छा। यस, एंड इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एट यूसीपी। काफ़ी अच्छा रहा। एक तो डिग्री मेरी बड़ी रेलेवेंट थी, मुझे आवाज़ की दुनिया वैसे ही पसंद थी, तो मैं फिर मैस कॉम में, मैस मीडिया में, फिल्म एंड थिएटर में आई डिड माय मेजर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह विद अ गुड एक्सपीरियंस मैं अब पास आउट हो चुका हूँ और अपनी प्रोफेशनल दुनिया में काम कर रहा हूँ। जी, दैट्स गुड। तो रेचल, क्या सुनाएंगी हमें आप? मैं भी आपको सुनाऊंगी। थोड़ा सा हम अपने रूट्स के साथ इन टच होते हैं, तो मैडम नूरजहान का एक सॉन्ग है लेकिन विद न्यू यू नो टच। अच्छा। ओल्ड इज गोल्ड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो हम अपना आगाज़ इसी से करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। रेचल हमारे साथ मौजूद थी, अदील हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जब हम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का नाम लेते हैं या फिर सुनते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है कि जनाब सिर्फ इस अथॉरिटी का काम होगा शायद कैमरों की मॉनिटरिंग करना, ट्रैफिक जो सर्वे है या फिर जो चालानिंग है उसको मॉनिटर करना, या सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वेलेंस आती है, हमारे जहन में ये चीज़ें आती हैं। लेकिन अब हकीकत ये है कि जो इदारा है ना, अब ये टेक्नोलॉजी तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि ये इनकलाबी इक़दामात भी उठा रहा है, इनकलाबी काम भी कर रहा है। और इसी तसलसल में, इसी सिलसिले में वर्चुअल ब्लड बैंक का जो एक क़याम लाया गया है, और जिसने खून की फौरी और महफूज फराहमी को एक क्लिक पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर आप या आपके किसी भी प्यारे को किसी भी अनहोनी सूरत हाल में ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ोन कॉल करेंगे, अपना जो है वो सिचुएशन बताएंगे, अपना जो है ना सारी सूरत हाल बताएंगे, और आपको जो है ना वो ब्लड
अरेंज करके दिया जाएगा। तो ये बड़ा एक मेरे ख्याल से इनकलाबी इकदाम है जो कि सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से उठाया गया है। तो इसको किस तरह इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह इसके ऊपर हम उनसे बात कर सकते हैं, किस तरह ब्लड डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि आज ब्लड डोनर डे भी मनाया जा रहा है दुनिया भर में। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है उमैर हमज़ा है जो कि इंचार्ज है वर्चुअल ब्लड बैंक सेफ सिटी पंजाब के, और साथ ही साथ युसरा सुहेल ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि प्रोग्राम हेड है वर्चुअल ब्लड बैंक सेफ सिटी पंजाब की। तो आप दोनों को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इंचार्ज हैं आप उमैर, तो बताइए थोड़ा सा कि ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है सेफ सिटी अथॉरिटी की तरफ से, कि हमें तो सिर्फ समझ आती थी कि सेफ सिटी अथॉरिटी सिर्फ यही काम करती है कि जी कैमरों की मॉनिटरिंग कर ली, यहाँ पर ट्रैफिक या काउंट सर्वे कर लिया, बाकी सारे मामलात का, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा इनकलाबी इकदाम उठाया गया है। इसके हवाले से बताइए। इसके वाले से ये है कि हम एमरजेंसी 15 भी पंजाब सेफ अथॉरिटी उसी को ही डील कर रहा है। तो जितनी भी हमें एमरजेंसी की कॉल्स रिसीव होती हैं तो हम उन पर वैसे ही पुलिस डिस्पैच करते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो हमें काफ़ी अर्से से ना ऐसी भी कॉल्स रिसीव होती थी मेडिकल के रिलेटेड कि कोई एक्सीडेंटल केस इधर हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है और उनकी जो सर्जरी अभी करनी है तो हमारे लिए उसके लिए ब्लड अरेंज करना मुश्किल हो रहा है। तो इनका जो रिलेटिव्स हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनके आने में टाइम हो जाएगा। तो अगर आप कोई पुलिस के, क्योंकि जवान इधर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अगर आप उनसे कह देंगे तो वो हमारे इधर आके ब्लड डोनेट कर देंगे तो उनकी मदद हो जाएगी। सही। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली वहाँ से आया था। तो उन जब पुलिस ऑफिसर्स ने जाके वहाँ ब्लड डोनेट किया तो जब हमें उन्होंने कंट्रोल पे बताया कि हम ऐसे जाके आउट ऑफ द ड्यूटी हमने जाके ये ब्लड डोनेट किया, तो हमने फिर इससे ये किया कि हमारे पास जो इतना रिसोर्स मौजूद है पुलिस का और जो 15 पे हमें कॉल रिसीव हो रही हैं तो हम उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो उसको हमने देखते हुए कि हमने हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है उन्होंने 15 के डाटा पे एक सर्वे किया जिससे हमें मालूम हुआ कि हमें ऐसी और भी कॉल रिसीव हो चुके हैं अब तक जिन पे कोई ऐसा लाहे अमल तैयार नहीं था कि जिससे उनकी मदद की जा सके। तो उसके लिए हमने फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ कराया जिस पे कि आप 15 पे ही कॉल करके आप ब्लड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है कि मतलब ऑलरेडी आपको इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमें इस साइड पर भी जाना चाहिए कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमें खिदमत इंसानियत के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कॉज है अगर बात कर ली जाए। तो मैं युसरा आपकी तरफ जाऊँगी कि आप प्रोग्राम हेड हैं, तो इसमें किस तरह हम जो है ना वो कॉल कर सकते हैं? 15 पे कॉल करेंगे, आगे वो आप लोगों को मिला देंगे या क्या प्रोसीजर होगा इसका? बिल्कुल मैडम, वर्चुअल ब्लड बैंक में जब किसी ने रब्ता करना है तो वो सिंपल 15 पे कॉल करेगा। पूरे पंजाब में आप कहीं भी मौजूद हैं, आप 15 पे कॉल करेंगे। मुख्तलिफ IVR सेट है हमारे पास। 1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास एमरजेंसी केस है, 2 प्रेस करेंगे तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, 3 पे आप प्रेस करेंगे तो वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी से रब्ता हो जाएगा। इसी तरीके से जब 4 कोई प्रेस करेगा तो हमारे सेफ सिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। हमारी टीम वहाँ पर 24 घंटे मौजूद है, हमारे ट्रेंड ऑफिसर्स मौजूद हैं, हमारी तरह की पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स मौजूद हैं। वो कॉल लेंगे आपकी, आप उनको बताएंगे कि हम इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ये हमारी मेडिकल इमरजेंसी है और हमें इस ब्लड ग्रुप का ब्लड चाहिए इमरजेंसी। हमारे पास डोनर्स मौजूद हैं पूरे पंजाब से, हमारे पास एक्टिव डोनर्स मौजूद हैं, तकरीबन 30 से 35 हज़ार हमारे पास ब्लड डोनर्स मौजूद हैं, जिसमें स्टार्ट हमने अपने घर से लिया। हमारे पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स ने खुद विलिंगनेस शो की और उनको हमने एज आ ब्लड डोनर हमारे साथ अटैच किया। हमारे अपने सेफ सिटी के अफसरान मौजूद हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता गया हमने जनरल पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम देखते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में उस वक्त नियरेस्ट डोनर कौन सा मौजूद है, हम अपने मैप पे उनको एलोकेट करते हैं। अच्छा। उसके बाद हम उनसे अवेलेबिलिटी पूछते हैं, जो सा डोनर उस टाइम मौजूद है ब्लड डोनेट करने के लिए उसको हम एक कॉल करते हैं। जैसे ही वो अपनी अवेलेबिलिटी कंफर्म कर देता है उसी टाइम हम एक कॉन्फ्रेंस कॉल करवा देते हैं कॉलर की, और जो हमारा ब्लड डोनर है उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है, जिसमें वो आपस में चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं कि कब आना है, किधर आना है। ये सब डिसाइड करने के बाद जो है जब तक ब्लड डोनेट नहीं होता हम कंटिन्यूस फॉलो रखते हैं, कॉलर के साथ भी और डोनर के साथ भी। किसी पॉइंट ऑफ व्यू में हमें किसी भी पॉइंट पे आके हमें ये लगे कि पुलिस की मदद की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उसको डिस्पैच करके वहाँ पे इशू रिजॉल्व करवाते हैं। कोई फ्रॉड हमें लग रहा है, कोई कह रहा है कि पैसे की डिमांड की जा रही है, तो इसमें हम लोकल पुलिस को इन्वॉल्व रखते हैं। उनको भी सारी सिनेरियो का पता है। वर्चुअल ब्लड बैंक की ब्रीफिंग हर पुलिस स्टेशन में भी है, तो वो उसी टाइम वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कोई भी ऐसा कोई मामला है तो उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। आप पंजाब के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं, आपको अगर ब्लड की ज़रूरत है, कहीं से अरेंज नहीं हो रहा है और आपकी
आपकी जान ख़तरे में है या आपके किसी प्यारे की जान भी ख़तरे में है, तो आप सेफ सिटीज़ अथॉरिटी फ़ोन करके 15 पे फ़ोन करके वो आपको कनेक्ट करा देंगे उनके साथ, तो आप वहाँ से भी ब्लड जो है अरेंज करवा सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, तो इसको सराहने की ज़रूरत है, इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच उमैर कि आपने ज्वाइन किया। युसरा थैंक यू सो मच कि आप दोनों यहाँ पर आए और हमें इसके बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी पंजाब हुकूमत के हवाले से ही बात कर लेते हैं जनाब। और अब कुछ बात करनी है हमने खेलों के हवाले से, क्योंकि पंजाब में खेलों के फ़रोग के लिए स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का हमेशा से एक कलीदी किरदार रहा है। और आज हमने प्रोग्राम में डीजी स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल चौधरी साहब को दावत दी है कि वो हमें ये बताएं कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो नौजवान नस्ल के लिए किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हमने उनसे उनके टेन्योर के बारे में जानना है कि उनका टेन्योर कैसा रहा है। तो ख़ास तौर पर मोहम्मद खिज़र अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो खिज़र साहब, आपको तो सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं। आपसे सबसे पहले ये आपके टेन्योर के बारे में जानना चाहूँगी कि बतौर डीजी आपने एक तो चार्ज कम संभाला था और दूसरा कि स्पोर्ट्स में तब क्या हालात थे और अब क्या कोई बेहतरी आई है जब से आपने चार्ज संभाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मुनीबा साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक़ है तो जी मुझे इस महकमे में, इस दफ्तर में तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। और जब मैंने पिछले साल इस महकमे का आके चार्ज संभाला तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए एक चैलेंज के तौर पे सामने आई वो खेलता पंजाब का इनिशिएटिव था, जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने हुकूमत संभालते ही एक डायरेक्शंस जारी की थी अपने तमाम महकमा जात को। उसमें महकमा स्पोर्ट्स के लिए खेलता पंजाब के जो अम्ब्रेला के अंडर मुकाबला जात करवाने का हुक्म भी था उसमें से एक। और उनका क्योंकि स्कोप इतना बड़ा था कि वो तमाम पंजाब की तहसीलों में, फिर अजला में और फिर डिवीज़न लेवल पे होने थे। तो जब मैंने चार्ज संभाला तो उस वक्त शायद वो पहला दिन था जिस तारीख़ पे वो मुकाबला जात स्टार्ट हुए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इतने बड़े स्केल के मुकाबलों को ओवरसी करना। अल्हम्दुलिल्लाह खेलता पंजाब जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है। चीफ़ मिनिस्टर साहबा उसकी इख्तितामी तकरीब में यहाँ तशरीफ़ भी लाईं और वो बहुत खुश हुई। हमारे पास कोई 1,15,000 एथलीट्स जो हैं वो रजिस्टर हुए थे। जो हमारे प्रोविंशियल लेवल के मुकाबले हैं उनमें कोई 2200 के करीब एथलीट्स यहाँ जमा हुए और एक बहुत बड़ी तकरीब हुई। चीफ़ मिनिस्टर साहबा उसमें तशरीफ़ लाईं। सो खेलता पंजाब स्टार्ट में हमारे लिए एक चैलेंज था। उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर महकमे की कारकर्दगी के हवाले से हम देखें तो मैं बड़े फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मेरे डीजीशिप संभालने के बाद जो कायद-ए-आज़म गेम्स में पंजाब के दस्ते ने शिरकत की थी। कायद-ए-आज़म गेम्स के बारे में मैं आपको बता दूँ जी कि कायद-ए-आज़म गेम्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का जो एक अदारा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, उसकी ज़ेर सरपरस्ती मुनक्कद होती हैं। 2017 में आखिरी दफ़ा हुई थी, 2024 में फिर इंशाल्लाह जैसे मैंने गुजारिश की कि हम वहाँ उसमें हमने शिरकत की। और कायद-ए-आज़म गेम्स में पंजाब ने अपना ही कायम करदा रिकॉर्ड जो 2017 में हमने पंजाब के दस्ते ने बनाया था वो तोड़ा। हमने सबसे ज़्यादा तलाई तमगे लेके ना सिर्फ फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की बल्कि अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड था गोल्ड मेडल्स का उसको भी हमने तोड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी हमारे महकमे की, हमारे पंजाब के दस्ते की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। महकमा लेवल पे एक और बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने आके फ़ेस किया वो ये कि हमारे महकमे के मुलाजमीन तनख्वाहों के हवाले से बहुत परेशान थे। बहुत अरसे से एक मसला चल रहा था कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी और 2-2, 3-3 महीने का गैप था। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ वी स्पीक आज के दिन महकमे के तमाम मुलाजमीन जो हैं 100% उनको उनकी तनख्वाहें जो हैं एरियर्स के साथ अदा कर दी गई हैं। और हमने पिछले कुछ महीनों में इस तरह का एक सेटअप डेवलप कर लिया है, इस तरह की फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट कर ली है कि इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में कभी भी हमारे मुलाजमीन को तनख्वाह का इंशाल्लाह ताला कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि हमारे महकमे को दरपेश है वो ये है कि हम जो हमारा समर सीज़न है वो बहुत बड़ा है। आपको पता है कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में इवन
समर का स्पैन जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, और ऐसे महीने जिनको हम विंटर्स या जिसमें हमें पंखों की या एसियों की ज़रूरत नहीं होती, वो महीने काफ़ी कम है। क्योंकि स्पोर्ट्स का जो कैलेंडर है वो तो पूरा साल चलता है, उसमें सर्दी और गर्मी की तफरीक आमतौर पे होती नहीं है। सो एक चैलेंज हम एक और जो यहाँ फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे हम अपने एथलीट्स को उन महीनों में या उन दिनों में जो ज़रा गर्मी वाले दिन हैं या समर सीज़न के दिन हैं उनमें बुलाएं और उनको हम एसी अकोमोडेशन दे सकें, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। मगर मैं इंशाल्लाह ताला जब हम डेवलपमेंट साइड की बात करेंगे तो उसमें मैं ये चीज़ आपको मज़ीद तफसील से बताऊंगा कि हमने अपने प्लेयर्स को एसी अकोमोडेशन या कंफर्टेबल अकोमोडेशन जिसमें मौसमी सख्ती का जो है उन्हें सामना ना करना पड़े, उसको भी हमने कैटर फॉर करने के लिए ना सिर्फ आगे का प्लान भी बनाया है, मगर आज भी हमने जहाँ पे अपने प्लेयरों को जो हमारी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमने अगर अकोमोडेट किया है तो वो 100% एयर कंडीशन अकोमोडेशंस हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जी जो जब हम यहाँ पे आए और हमने देखा और हमारे सामने आए, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम एफर्ट है और सब ने मिल के उन चैलेंजेस को ओवरकम करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। दूसरा मुझे ये भी बताइएगा सर कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तारीख में पहली बार स्पोर्ट्स इंडोमेंट फ़ंड रखा गया है, एक तो ये क्या है और खिलाड़ियों को इसका क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा स्टेप है जो ना सिर्फ खेलों की फलाह बहबूद के लिए, खिलाड़ी की फलाह बहबूद के लिए और आगे चल के ओवरऑल पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का एक स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। पहली दफ़ा किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक स्पोर्ट्स इंडोमेंट फ़ंड कायम किया है। पंजाब में ये फ़ंड 2 अरब रुपए की खती रकम से कायम किया गया है और इसका बेसिक मकसद ये है कि जितने भी हमारे इमर्जिंग एथलीट्स हैं, हमारे जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं जो मुल्की या इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई मेडल जीत के आते हैं या उनके अंदर इतना टैलेंट है कि जिसको हम समझते हैं कि कल को आगे जाके वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, ऐसे तमाम एथलीट्स को माहाना वजीफ़ा दिया जाए। इस वजीफ़ा देने का मकसद ये है कि एथलीट को 2 किस्म की जो है वो ट्रेनिंग्स या बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। 1 इज़ फाइनेंशियल एंड 2 इज़ टेक्निकल। दुनिया का जो स्पोर्ट्स का मॉडल है उसमें ये दोनों चीज़ें स्टेट की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं। अब से पहले फाइनेंशियल मॉडल ऐसा कहीं नहीं था कि जहाँ पे प्लेयर को पैसे दिए जाएं, वजीफ़ा दिया जाए ताकि उसका जो फाइनेंशियल आस्पेक्ट है उसके मामलात का उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और वो फुली डेडिकेटेड तरीके से स्पोर्ट्स में और अपने टेक्निकल स्किल्स की इम्प्रूवमेंट में तवज्जो दे। तो ये जो स्टेप है इसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन जारी की कि हमने स्पोर्ट्स पर्सन जो इमर्जिंग है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको कैटेगराइज करके उनको माहाना वजीफ़ा दिया जाए। तो महकमा स्पोर्ट्स ने ये मेरे आने के बाद हमने इस पर काफ़ी मेहनत की और हमने अभी तक एक कोई 70 के करीब एथलीट्स जो हैं उनको हमने इनरोल कर लिया है अपने इंडोमेंट फ़ंड में और हम उनको 70,000, 50,000, 30,000 या फिर 15,000 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उनमें हम उनको इनरोल करते हैं एज़ पर दियर परफॉर्मेंस, एज़ पर दियर कैटेगरी और हम उनको माहाना पिछले कुछ 4-5 माह से हम उनको वजीफ़े दे रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ और आस्पेक्ट्स भी हैं जिनमें किसी ऐसे प्लेयर को अगर हमने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी हो जिसने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली रोशन किया है तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। प्लेयरों की वेलफेयर के और बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आप के नॉलेज में होगा कि पिछले दिनों हमारा सुहेल अदनान एक स्क्वॉश प्लेयर है जिसने अंडर 13 ब्रिटिश चैम्पियनशिप जीती, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हमने पंजाब हुकूमत ने इंडोमेंट फ़ंड से उसको भी जो है वो कैश अवार्ड से नवाजा। इसी तरह ही नू बट हमारे एक वेट लिफ्टर हैं, उन्होंने डेड लिफ्ट में पाकिस्तान से बाहर जाके एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनको भी हमने इंडोमेंट फ़ंड से जो है वो एक खती रकम बतौर एक स्टाइपेंड हमने उनको दी हुकूमत पंजाब की तरफ से। सो इंडोमेंट फ़ंड जो है उसमें अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है कि हमने प्लेयरों को वजीफ़े देने हैं, हमने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जनरेट करनी है, स्पोर्ट्स पर्सनस को हमने अच्छी ट्रेनिंग देनी है थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल कोचेज़। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अब इसका आगाज़ हुआ है तो किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट
आने में कुछ टाइम लगता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले इंटरनेशनल इवेंट्स जिसके अंदर ओलंपिक्स भी शामिल है, हमें ज़रूर ऐसे एथलीट्स मिलेंगे जो वहाँ जाके पाकिस्तान के लिए तलाई तमगे इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि जैसा सोचा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंजाब में नौजवान नस्ल की एक बड़ी तादाद है। हमारे यहाँ ये खुशकिस्मती भी है कि नौजवान नस्ल जो है वो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है और इसी हिसाब से हमारे पास टैलेंट भी बेतहाशा है। तो नौजवानों के लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास? स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो नौजवानों के लिए क्या क्या इक़दामात कर रहा है? देखें, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। 65% आबादी पाकिस्तान की वो है जिसको हम यूथ कह सकते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमारी कोशिश ये है कि आजकल जो मोबाइल और जो सोशल मीडिया पे हमारी यूथ का एक ट्रेंड है, हम उसको ब्रेक करें और कोशिश करें कि हमारे जो नौजवान हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो खेलों के मैदान में गुजारें, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें पार्टिसिपेट करें और वो थ्रू स्पोर्ट्स आ सकती है, वो थ्रू यूथ एंगेजमेंट आ सकती है। हमने हुकूमत पंजाब की डायरेक्शन पे एक यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही कामयाबी के साथ इस साल मुकम्मल हुआ जून में। उसका मकसद भी यही है कि हम अपनी यूथ को एंगेज करें, आगे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं उनको इम्प्रूव करें और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसमें हमने कोशिश की है कि ग्रास रूट लेवल में कम उम्र बच्चों से स्टार्ट करके 19 साल तक के जो हमारे बच्चे हैं, एथलीट्स हैं, बच्चे बच्चियां, उनको थ्रू समर कैंप्स हम अपने ग्राउंड्स में लेके आएँ। समर कैंप जो है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। समर कैंप 2025 इंशाल्लाह ताला हमने जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की हुई है और 23 जून से हम उसको पूरे पंजाब में जो हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं और कुछ अज़ला वहाँ पे हम इंशाल्लाह ताला अपने समर कैंप का आगाज़ करने जा रहे हैं। एज़ वी स्पीक तकरीबन कोई 2000 के करीब लोग हमारे समर कैंप में रजिस्टर कर चुके हैं। समर कैंप जो है वो 5 से 19 साल तक के बच्चे बच्चियों के लिए है। मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उसमें हम ऑफ़र कर रहे हैं। हम उसमें कोचिंग भी देंगे। बहुत सारे जो हैं हमने मदर्स और सिस्टर्स जो उन बच्चों की यहाँ आएंगी उनके लिए भी हमने एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया है। हमारी कोशिश ये है कि हम उन बच्चों को अपने समर कैंप में बुलाएं, उनको इंगेज करें, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर उनको शामिल करें और साथ साथ हमारे कोचेस के थ्रू हम उनके जो प्लेइंग स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव करें। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समर कैंप की रजिस्ट्रेशन का रिस्पांस बहुत ही हेल्दी रहा है और उसमें रोज़ाना की बेस पे इजाफ़ा हो रहा है और हमारी कोशिश ये होगी कि हम मैक्सिमम बच्चों को अपने ग्राउंड्स में लाएं और उनको हम अपनी फैसिलिटीज़ में ना सिर्फ उनको उनसे आशना करवाएं बल्कि उनके अंदर स्पोर्ट्स का शौक़ भी पैदा करें और जो लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं उनके लिए हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। दूसरा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उसके दरमियान माजी में मुख्तलिफ इख्तलाफात देखने को मिले हैं हमें और फिर उसका जो खुमियाजा है ना वो हमेशा प्लेयर्स को भुगतना पड़ता है। अब हालात कैसे हैं, कैसी कोऑर्डिनेशन है दोनों में और क्या आपको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से कोई ताउन है, कोई सपोर्ट है, यहाँ पर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड अकेला ही काम कर रहा है? देखें जी, जो स्पोर्ट्स का महकमा है वो और एसोसिएशंस, स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो ओलंपिक एसोसिएशन हो या किसी भी और डिसिप्लिन की एसोसिएशन हो, मिलजुल के काम करना ना सिर्फ हमारा मकसद होना चाहिए बल्कि मैं बड़े ही ज़िम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हमेशा से हमने इसकी कोशिश भी की है। अगर जैसे आपने सवाल किया कि दरमियान में कोई डिफरेंसेस किसी किस्म के आए, तो देखें मैं ये समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें इख्तलाफ राय हो जाता है। इख्तलाफ राय जो है वो किसी भी सोसाइटी का मैं समझता हूँ एक हुस्न है और उसके बाद उसका सेटल हो जाना, उस पर फिर एक कंसेंसस डेवलप हो जाना, वो आपके रिलेशंस को, आपके वर्किंग रिलेशंस को मज़ीद जो है वो निखारता है। तो अगर ऐसे कभी माजी में कोई ऐसी सिचुएशन रही भी है, मैं समझता हूँ कि शायद आप पिछले नेशनल गेम्स की तरफ इशारा कर रही हैं जिसमें कोई इस तरह के डिफरेंसेस का सामना रहा और उसका इम्पैक्ट हमारे रिज़ल्ट पे आया,
तो मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बात बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। जिस दफ़्तर में मैं अभी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, उस दफ़्तर के बिल्कुल हमसाये में पाकिस्तान पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन का ऑफिस है और दूसरी तरफ हमारी जो हॉकी एसोसिएशन है उसका दफ्तर है। तमाम एसोसिएशन के जो हेड्स हैं वो और हम मिलजुल के काम करते हैं। हमने नेशनल गेम्स की अभी जब तैयारी शुरू की और फिर उसके बाद वो पोस्टपोन हो गई, तो नेशनल गेम्स की तैयारी बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम भी यही चाहते हैं कि इख्तलाफात को साइड पर रख कर जो है ना मिलजुल कर काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्पोर्ट्स का फील्ड है, ख़ासतौर पर प्लेयर्स हैं, उनको इक्विप्ड किया जाए, उनको सहूलियात मुहैया किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका डीजी स्पोर्ट्स मोहम्मद खज़र अफजाल साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, इसके ऊपर बात की है। और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।